हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू लेक्चर वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक मैटर से। लेकिन मैटर के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी अबाउट केमिकल फेनोमेनास। इस ब्रांच में, साइंस के इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के, पार्टिकल के केमिकल बिहेवियर्स के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है? तो अपने आसपास का कोई भी सब्सटेंस जो दो कंडीशंस को फुलफिल करता है उसे हम मैटर बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज मास एंड सेकेंड इज वॉल्यूम। अगर किसी सब्सटेंस के पास कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम हो तो हम उस सब्सटेंस को मैटर बोलते हैं। तो अब सवाल है कि सर मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को होता है हमेशा मास और वेट के केस में। तो हम लोग पहले मैटर के बारे में डिटेल में जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि मास और वेट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। मास किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट, जैसे मेरे हाथ में अगर ये सब्सटेंस है एक मार्कर, तो इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग में कितना मटेरियल यूटिलाइज किया गया है, कितना मटेरियल मिलकर ये मार्कर बना हुआ है, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज मास। मास क्या है? मास इज एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, मिक्स होता है, मिलके वो मैटर बना होता है, सब्सटेंस बना होता है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं उसका मास। वेट क्या है? तो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ के द्वारा, उस फोर्स के अमाउंट को हम लोग वेट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस। किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उस अमाउंट को हम लोग मास बोलते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अमाउंट को हम लोग वेट बोलते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मास का ऐसा यूनिट हो जाएगा, SI unit of mass is kg, that is किलोग्राम, एंड वेट के लिए यूनिट हो जाएगा न्यूटन, बिकॉज हम वेट को क्या कंसीडर कर रहे हैं? फोर्स, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, तो मास और वेट में डिफरेंस कंपेयर करने के बाद अब हम लोगों को जानना है मैटर के क्लासिफिकेशंस के बारे में। मैटर बेसिकली टू बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट, on the basis of physical states, it means on the basis of physical properties of a matter, और second on the basis of chemical properties और chemical combination of matter। मैटर को फिजिकल बेसिस पे मेनली 3 ग्रुप में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर मैटर को 2 ग्रुप में बांटा गया है, इधर अवर मैटर में बी प्योर सब्सटेंस और इट में बी इम्प्योर सब्सटेंस। अब हम लोगों को डील करना है बारी बारी से हर एक टॉपिक के बारे में। तो सॉलिड सब्सटेंस के केस में क्या होता है? मैटर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विद शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, जब किसी मैटर का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, तब उसे हम लोग सॉलिड कंसीडर करते हैं। जब किसी मैटर का शेप इनडिफिनिट हो बट वॉल्यूम डिफिनिट हो, तब उसे लिक्विड कंसीडर करेंगे। और जब किसी मैटर का शेप और वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट हो, दोनों फिक्स नहीं हो, तब उसे गैस कंसीडर करते हैं। देन प्योर सब्सटेंस के केस में क्या है? इट कंपोज ऑफ सेम पार्टिकल्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर मैटर होते हैं, उसके अंदर सेम कंपोजिशन होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस हैव डिफरेंट composition or different particles or different
पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस के केस में मेनली होता है एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे सोडियम अगर आप ले रहे हो तो सोडियम के केस में अगर आप किसी सोडियम के क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करना शुरू करोगे तो सोडियम एटम ही मिलेगा सोडियम एलिमेंट के अंदर से, सोडियम के क्रिस्टल से, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता है। सिमिलरली कंपाउंड के केस में क्या होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब एलिमेंट को तोड़ना शुरू करें तो सबसे छोटा पार्टिकल, सेम टाइप का पार्टिकल क्या मिलेगा? सेम एटम। और इसमें कंपाउंड के केस में सेम मॉलिक्यूल्स मिलता है। जैसे वाटर, वाटर के केस में अगर आप उसको चेक करना शुरू करोगे वाटर के स्मॉल पार्टिकल्स के बेसिस पे तो आपको दिखेगा कि वाटर के अंदर सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, तो जब कभी भी किसी मैटर का कंपोजिशन एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो उसे एलिमेंट या कंपाउंड में से माना जाता है और वो सब्सटेंस प्योर होता है। अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स दिखता है तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, और सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होता है तो उसे हम कंपाउंड कंसीडर करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग कंपोजिशन में फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो हम लोग आगे इसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। फर्दर इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोग मिक्सचर जानते हैं। मिक्सचर, जो भी अपने आसपास में आपको मिक्सचर दिखता है, जैसे एयर, एयर एक मिक्सचर है। एयर अलग अलग गैसेस का कंपोजिशन होता है। और सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे एलॉयज, ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, पीतल कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर के अंदर भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक होमोजेनियस और सेकेंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं, मतलब पार्टिकल आपने मिक्स तो किया है बट पार्टिकल आपको मिक्सचर प्रिपेयर होने के बाद विजिबल नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर पार्टिकल्स आपको मिक्सचर प्रिपेयर होने के बाद भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर में शुगर को डिजोल्व कराते हो तो शुगर आफ्टर डिजोल्विंग इनसाइड द वाटर इनविजिबल हो जाता है, वो आपको दिखता नहीं है बट वो प्रेजेंट होता है। बट अगर उसी वाटर में आप थोड़ा सा सॉइल या सैंड मिक्स करो तो सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स वाटर में यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होते हैं और वो पार्टिकल्स आपको दिखेगा, तो उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कि दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आई होप कि आप होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कंपेयर कर पा रहे होंगे। होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब आपको सिंगल फेज दिखेगा, अलग अलग पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे। बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर के केस में पार्टिकल्स के डिफरेंट फेज आपको इजिली विजिबल होते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो इसमें सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप में आ सकते हैं, या तो वो एलिमेंट होगा नहीं तो कंपाउंड होगा। एलिमेंट के केस में सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके होते हैं बने एलिमेंट्स, और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन सेम टाइप या अलग अलग टाइप के एलिमेंट के डिफिनिट कंपोजिशन में कंबाइन होने से बनते हैं। ओके, फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि देयर आर बेसिकली मेन थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के केस में शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है किसी सब्सटेंस का, जैसे ये मेरा मार्कर है तो ये एक सॉलिड है और इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। लिक्विड जैसे वाटर, वाटर आप जिस कंटेनर में रखते हो उसी कंटेनर का शेप ऑक्युपाई कर लेता है बट वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा उस वाटर का। ओके, गैस, गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होता है बिकॉज गैस के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। तो आई होप ये टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हम लोगों को जानना है सम रूल्स के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि दिया गया था एंटोनियो लेवाइजर के द्वारा, लेवाइजर, और इसे एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया था, चेक बाय और टेस्टेड बाय लैंडलॉर्ड। According to this law, mass or matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था एंटोनियो लेवाइजर के द्वारा, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, और इस लॉ को चेक किया गया लैंडलॉर्ड नाम के साइंटिस्ट से। इस मॉडल के अकॉर्डिंग
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस स्टेटमेंट का कहना है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सपोज यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का अगर रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है HCl, तो आफ्टर बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेशन आप यहाँ देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, 2 के लिए यहाँ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन अगर आपस में रिएक्शन करता है, एक क्लोरीन एटम का मास 35.5 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 1 हाइड्रोजन प्लस 35.5 2 इंटू 36.5, तो जब आप इधर टोटल सम करते हो रिएक्टेंट साइड में 71 एंड 2 73 ग्राम और यहाँ जब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ भी आता है 73 ग्राम। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का आता है। इट मींस मास ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं और ये दिया गया था साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ओके, है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसे हम लोग लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, गिवन बाय प्राउस्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक कोई कंपाउंड है उसका सोर्स अलग अलग हो बट उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, वो हमेशा डिफिनिट होते हैं। कंपाउंड्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट रेशियो ऑफ इच कंपोनेंट्स बाय वेट रिमेन्स सेम। इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O का सोर्स अलग अलग हो सकता है। जैसे आप वाटर रिवर से लाए, ओशियन से लाए, रेन वाटर कलेक्ट करें या टैप वाटर कलेक्ट करें या ग्राउंड वाटर कलेक्ट करें, वाटर का सोर्स कुछ भी हो उसमें उसका फॉर्मूला तो H2O ही होगा। और इसमें वाटर के मास जो एलिमेंट कंबाइन होकर बने हैं वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के लिए इसके मास का वैल्यू 2 होगा और एक ऑक्सीजन का मास 16। तो आप वाटर कहीं से लाओ, इसके मास का सिंपलेस्ट रेशियो वैल्यू हमेशा 1:8 ही होगा। दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि compounds can be obtained from different sources but the composition of their constituent particles remains always constant or definite by mass. That is the statement of law of constant proportion, that is also known as definite proportion. Okay, और ये लॉ दिया गया था साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद अब हम लोग तीसरा लॉ के बारे में जानेंगे जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया था साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने, गिवन बाय जॉन डाल्टन। और इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया इफ और व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू गिव more than one compounds and mass of one of the element is fixed or constant, then mass of another element will be in a small whole number multiple, a small whole number multiple। जॉन डाल्टन ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर 2 एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हो, अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हो और उसमें से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो जाए, कांस्टेंट रहे, तो दूसरे एलिमेंट का मास देखा जाता है कि मल्टीपल नंबर में इंक्रीज होता है। ओके, अभी हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बनाता है वाटर। ओके, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही आपस में कंबाइन करके एक और कंपाउंड बनाता है जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इस दोनों एग्जांपल्स में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी इस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है और सेकेंड मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही आपस में केमिकली कंबाउंड हुए। फर्स्ट में हाइड्रोजन का मास फिक्स है जो कि 2 है और ऑक्सीजन का मास 16। सेकेंड में भी हाइड्रोजन का मास 2 ही आएगा रेशियो और इसमें हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के लिए 32। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 एलिमेंट आपस में अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। इसमें से एक एलिमेंट हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया तो सेकेंड एलिमेंट का मास 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है मल्टीपल में। ओके, तो ये था लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट, जो एक एग्जांपल के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स अपने पास है, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ भी नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया 14, यहाँ ऑक्सीजन 16 और यहाँ ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। तो यहाँ ऑक्सीजन का मल्टीपल 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है मास। तो ये था स्टेटमेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। इवन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू गिव मोर देन वन कंपाउंड्स and mass of one of the element is fixed, then the mass of another element will be in a small whole number multiple. Okay, I hope कि आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले लॉ के तरफ, जो होगा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, गैसियस वॉल्यूम जिसे हम लोग गैल-लुसैक नाम से भी जानते हैं, गैल-लुसैक लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ दिया गया था, गिवन बाय साइंटिस्ट गैल-लुसैक। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, gases are always combined in simple ratio by volume and form products. इस लॉ में इन्होंने बताया कि गैसेस, अलग अलग गैसेस या सेम टाइप ऑफ गैसेस हमेशा एक फिक्स सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में कंबाइन होते हैं केमिकली, एंड देन आफ्टर वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, विच इज सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का वैल्यू इसमें क्या होगा, सेम होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस both reacts chemically and form HCl gas. okay, तो यहाँ वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का एंड वन वॉल्यूम क्लोरीन का आपस में केमिकली कंबाइन हुआ है और बना कितना है, आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन यू विल सी 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। ओके, तो यहाँ सिंपल रेशियो क्या आ रहा है, सिंपल रेशियो 1:1:2, ये है सिंपल रेशियो। मतलब एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन गैस का वन वॉल्यूम, क्लोरीन गैस का वन वॉल्यूम जब कंबाइन होता है तो HCl का 2 वॉल्यूम प्रिपेयर करता है। कुछ सेकेंड एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, इस तरफ यहाँ लिख लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ रिएक्ट्स टुगेदर एंड गिव अमोनिया गैस। दीज आर गैसेस। ओके, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया गैस। आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन यू कैन सी वन वॉल्यूम है आपका नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम हो गया हाइड्रोजन का, तो 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस का मिल रहा है। मतलब यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो रहा है, 1:3:2। ओके, ये लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ गैसियस सब्सटेंसेस के लिए, और यहाँ पे मास से कंपेयर ना करके किससे कंपेयर किया गया है, वॉल्यूम से। मतलब गैल-लुसैक लॉ दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एप्लीकेबल है किसके लिए, गैसियस सब्सटेंस के लिए। मतलब जब आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड गैसियस फॉर्म में बनता है, दो गैसेस के रिएक्ट करने के कारण। ओके, और इसमें मास की जगह क्या कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के रेशियो को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर दो गैसेस या दो से ज्यादा गैसेस आपस में गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रिएक्ट करते हैं तो हमेशा उसके वॉल्यूम का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लॉ। अब हम लोग जानने वाले हैं अगला लॉ, जो होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ दिया गया था एक जर्मन साइंटिस्ट रिक्टर के द्वारा। रिक्टर, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड बना है किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्शन करके, एंड द रेशियो ऑफ देयर मास विल बी आइदर द सेम और द डिफरेंट मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक कंपाउंड लिया है मीथेन का और एक कंपाउंड लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। फर्स्ट केस में मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से थे, एलिमेंट्स, तो फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन, सेकेंड कंपाउंड में भी कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का मास दोनों केस में फिक्स है, यहाँ भी 1 एटम यहाँ भी 1 एटम, तो एक कार्बन का मास 12 लिया मैंने, यहाँ भी एक कार्बन का मास 12 लिया। ओके, 4 हाइड्रोजन है फर्स्ट कंपाउंड में, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4 यूनिट, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ 32 ग्राम या 32 यूनिट। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कार्बन का मास फिक्स है और हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक अलग कंपाउंड बना रहा है सेपरेटली, और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन के साथ एक अलग कंपाउंड बना रहा है। तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कार्बन है, इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से होता है तो बनता है मीथेन गैस, अगर इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों केस में कार्बन का मास फिक्स है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई हो रहा है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और ये तीसरा एलिमेंट कार्बन के साथ जिसका मास फिक्स है सेपरेटली कंबाइन होके
अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। ओके, फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ कार्बन का मास 12:4 हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो। और सेकंड यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, यहाँ पे हो गया 12:32। तो इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर ये दोनों सेपरेट कंपाउंड आपस में केमिकली कंबाइन करे तो यहाँ H2O बन जाएगा। तो इस केस में यहाँ मास है 2:16। तो इस लॉ ने बताया कि अगर ये जो सेपरेट थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे सेपरेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अगर नया कंपाउंड बना है तो इसके मास का रेशियो या तो सेम होगा जो पहले से कंबाइन हो रहा था उसके, या तो उसके मल्टीपल में, सिंपल मल्टीपल में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहाँ 4 और 32 था पहले, और अभी जब ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर सेपरेट वाटर बना तो 2:16 आया। इसका मतलब ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, सिंपल मल्टीपल में 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो पा रहा है कॉन्सेप्ट। अब अपना नेक्स्ट लॉ होगा जो होगा एवोगाद्रो लॉ। ओके, अकॉर्डिंग स्टेटमेंट था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases contain equal number of atoms or molecules at given temperature and pressure। इसके अकॉर्डिंग एवोगाद्रो ने बताया कि सपोज आपके पास अलग अलग गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सबका टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, तो अपने पास 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम हम मान लेते हैं 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। ओके, फर्स्ट केस में मैंने इस कंटेनर में यूज किया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड में मैंने यूज किया 1 लीटर मीथेन गैस, सेकेंड में क्या है 1 लीटर मीथेन गैस। और इधर थर्ड वाले में मैंने यूज कर लिया 1 लीटर ऑक्सीजन गैस। और तीनों केस में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या है गिवन है, मतलब कांस्टेंट है। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तीनों केस में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि अगर इस 1 लीटर वॉल्यूम में मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1000 मॉलिक्यूल्स आता है तो मीथेन के 1 लीटर में भी 1000 मॉलिक्यूल्स ही आएगा और ऑक्सीजन के केस में 1000 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही आएगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगाद्रो लॉ कि एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of gases contain equal number of particles और molecules। ओके, आई होप कि आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो होगा मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। Laws of chemical combination, easy Calic concepts, like, share and subscribe.